गाजा में हमास ने 9 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया है। एक बड़ा ऑपरेशन किया है। और आपको बता दें, जो थर्सडे और फ्राइडे को जो 2 ऑपरेशन हुए थे, जिनके बारे में मैंने कल अपने लाइव में भी आपको बताया था, चाकू घोप घोप के कैसे मारा है उसको। व्हाइट वेपन्स, व्हाइट वेपन मतलब खंजर, सफेद खंजर। और उसका जो हमास का बयान आया है कि सफेद खंजरों का हमने बहुत दिनों बाद इस्तेमाल किया। तो देखिए, समझिए, आज की जो घटनाएं हैं, 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं गाजा में। हमास ने 9 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया। यह केवल आज की बात है। 9 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया। एक आईडीएफ इन्फेंट्री फोर्स एक बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई थी जबलिया में, वही नॉर्थ गाजा जहां जनसंहार हो रहा है। और वहां पर टीबीजी-7V एक शेल से उसको मारा, रॉकेट लॉन्चर से मारा। और ये जो टीबीजी-7V हथियार है जो हमास ने खुद बनाया है, ये थर्मोबैरिक प्रोजेक्टाइल है। यानी ये जिस तरह से चलता है, ये अपना डायरेक्शन खुद चूज करता है। और क्लोज डिस्टेंस पे इस तरह से थर्मोबैरिक जो हथियार होते हैं बहुत कम मिलते हैं, जो इतने क्लोज डिस्टेंस से वो इफेक्टिव हो, क्योंकि उनकी एडवांस स्पीड के लिए वो होते हैं तो वो ऊपर से उड़ जाते हैं कई बार। लेकिन हमास ने उसको इस तरीके से ढाला है कि टीबीजी-7V थर्मोबैरिक प्रोजेक्टाइल, इससे उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जिसमें 9 आईडीएफ सोल्जर्स छुपे हुए थे। और जैसे एक ट्रैप करके कई बार मार चुके हैं। लेकिन यह बहुत ही कम डिस्टेंस पे था। इसमें आईडीएफ सोल्जर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो थे और उसके सामने वाली बिल्डिंग, उसमें बहुत कम डिस्टेंस था। हालांकि वो सामने वाली बिल्डिंग टूटी हुई थी, लेकिन उसमें कम डिस्टेंस था। उनको ये विश्वास नहीं था कि किधर से आएंगे वो, मतलब उनको लग रहा था कि कोई जगह नहीं है जहां से हमास फाइटर आएंगे, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस है। और उनके पास जो रॉकेट्स हैं उनको कम से कम 10, 20, 30 मीटर का तो कम से कम चाहिए डिस्टेंस, लेकिन उससे छोटे डिस्टेंस से मार दिया। ये देखिए। उसके बाद, उसके पहले जबलिया में ही अबू एश स्ट्रीट में एक आईडीएफ सोल्जर को स्नाइपिंग से स्नाइप कर दिया। यानी वो एक जगह जा रहा था बहुत ही पतली मार्जिन से। इस पे देखिए, मेरे एक्स पे भी एक वीडियो पड़ा है जिसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत ही पतली मार्जिन से हमास के फाइटर्स मार रहे हैं। पहले जैसे इतना डिफरेंस है। अभी जो एक वीडियो मैंने शायद परसों डाला था, इतना डिफरेंस है। 5 सेकंड के लिए इजरायली सोल्जर आया और उसमें वो एक 2 बिल्डिंगों के बीच सुराग था, या एक वो एक कोई नलकूप जैसा था, मतलब जो वहां पर नल होते हैं, कूप नहीं, नल वहां जो होते हैं, और उसके बगल में एक बिल्डिंग थी, उसके बीच के गैप में वो आया, केवल 30 सेकंड के लिए उसको मार दिया। और उसी तरीके से देखिए, एक आईडीएफ सोल्जर को आज स्नाइप किया गया है। ये जो 9 सोल्जर्स मारे गए, उसके पहले जहां पर अबू एश स्ट्रीट जो सेंट्रल जबलिया नॉर्दर्न गाजा में है, वहां पर मार गिराया। उसके पहले, हम आज की घटनाएं बता रहे हैं, उसके पहले हमास ने एक आईडीएफ ट्रूप कैरियर को इस बार PG-7VR आईईडी, यानी PG-7VR जो पहले ये जो थर्मोबैरिक उन्होंने यूज किया था, जो अपने आप एक गाइड करता है, जो अपने आप मतलब अपना पाथ खुद ढूंढता है, इस बार PG-7VR उसी वैरायटी का एक आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब ये जो आईईडीज होते हैं, ये इराक वॉर में बहुत पॉपुलर हुए थे। आपको याद होगा जब इराकी इंसर्जेंसी हुई थी और बहुत सारे अमेरिकन मारे गए थे इससे। तो ये जो आईईडी का जो ये प्लेसमेंट है, अलग अलग तरीकों से देखिए हमास लड़ रहा है। 1 साल के ऊपर हो गए हैं। नेतन्याहू ने कहा था हम हमास को खत्म कर देंगे। आज की तारीख, और अभी तो थर्सडे फ्राइडे वाली घटनाएं बताना डिटेल में बाकी है। मैंने तो आपको कल बताया था, अब उसके डिटेल सामने आए। तो ये देखिए, सबसे पहले थर्मोबैरिक से मारा 9 सोल्जर्स को। उसके बाद एक सोल्जर को स्नाइप किया, उसको सीधे बहुत ही पतले सुराग से मारा। उसके बाद एक आईडीएफ के ट्रूप कैरियर को PG-7VR आईईडी से, और ये जो घटना हुई थी, ये जो दोनों घटनाएं हुई थी, स्नाइपिंग की और थर्मोबैरिक, वो जबलिया में हुई थी। ये जो घटना हुई है आईईडी वाली, ये बेतलहिया में हुई है। यहां भी उस ट्रूप कैरियर में कम से कम 11 इजरायली सोल्जर घायल हुए हैं। कितने मारे गए हैं अभी उसकी खबर नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके पहले एक आईडीएफ ट्रूप कैरियर, एक और आईडीएफ ट्रूप कैरियर को इस बार जबलिया में, अभी जो हम बता रहे थे बेतलहिया, फिर जबलिया, मतलब जबलिया में 3 घटनाएं हो गई। फिर जबलिया में फिर
VRIED से इस बार अल अलामी एरिया में, पहले बेत लहिया था और जो जहां पर स्नाइपिंग हुई थी वो अबू अल ऐश स्ट्रीट थी जबलिया में। इस बार जो हुआ है, जो एक और ट्रूप कैरियर मारा है उसी PG-7 VRIED से, वो अल अलामी एरिया सेंट्रल, ये सेंट्रल जबलिया यानी जबलिया नॉर्थ गाजा में है, उसका सेंट्रल एरिया, वहां पर उन्होंने ये हमास के ये फाइटर्स ने मारा है। उसके बाद देखिए आज इजराइल ने जो सीरिया में हुआ, कल जो विद्रोह हुआ, उसको लेके इजराइल ने बहुत ही ज्यादा चिंता जताई है और खमैनी साहब का आज भी बयान आया है, उन्होंने कह दिया, देखिए टाइमिंग देखिए, उन्होंने पहले कहा था, उसके बाद कल वाली घटना हुई जब पूरी तरह से दमस्कस के जो एक शहर में घुस के उसको टेक ओवर किया, जो पुरानी सीरियन अरब आर्मी के लोग जो अब एक नए इस्लामिक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहे हैं, उन्होंने सैयदना जो प्रिजन है वहां पर घुस के उन्होंने फायरिंग की और पूरी तरह से ये घोषित कर दिया कि जो अल शारा है उसकी कोई हुकूमत नहीं है, वो जीरो है बिल्कुल। उसके बाद देखिए यूएस ने बहुत सारे, अच्छा हाँ, एक बड़ी जबरदस्त घटना हुई, अमेरिका ने रेड सी में एक अपने ही जहाज को मार गिराया, यानी अमेरिकन शिप ने एक अमेरिकन जहाज को मार गिराया। अब अमेरिका कह रहा है ऐसा और ये कह रहा है फ्रेंडली फायर था, लेकिन यमन का बयान उस पर क्या आया? यमन का बयान आया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका नहीं बताता है, बस इतना उन्होंने कहा। यानी ये यमन ने मारा है, यमन ने अमेरिकन जहाज को मार गिराया है। अमेरिका कैसे एडमिट कर दे? यमन के सामने उसकी पूरी साख गिर रही है। यमन जिसको वो कुछ नहीं समझता था, जहां पर मतलब आप सोचिए कि अभी लोग एक दूसरे स्टेज पे रह रहे हैं, वो वहां ना टेलीविजन देखते हैं ना वो कुछ करते हैं, उनको केवल वीर रस के गाने पसंद हैं और उसी तरह का कल्चर पसंद है और वो उसी में रहना चाहते हैं, वही उनकी आधुनिकता है। और ये यूएस अपनी वेस्टर्न मॉडर्निटी उन पे थोपना चाहता है। अभी यमन में उसको विश्वास नहीं था यूएस को कि यमन लाल सागर में अमेरिका की शिप्स को भगा देगा। उसने जो सारे बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भगाया, इब्राहिम से लेकर आइजनहावर और सब कुछ, और वो एक और था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इब्राहिम, हाँ रूजवेल्ट, जो 3 प्रेसिडेंट्स के नाम पे, तीनों को भगाया। और अभी देखिए जो आज अमेरिका कह रहा है कि फ्रेंडली फायर इंसिडेंट हुआ, एक्चुअली यमन ने मारा है और उसमें अमेरिकन एक पायलट जो था वो इजेक्ट हो गया, मतलब बाहर आ गया। और जो दूसरा क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर था वहां पर अमेरिका का एक चौथा, तो उससे प्लेन उड़ा, उस प्लेन ने उस प्लेन को मारा जो अमेरिकन प्लेन था, और दोनों के पायलट्स इजेक्ट हो गए। तो आप ये बताओ, जब दोनों के पायलट्स इजेक्ट हो गए, अमेरिकन प्लेन दूसरे प्लेन को देख रहा है कि वो अमेरिकन है, वो क्यों मारेगा उसको? वो क्यों मारेगा? ये कहानियां जो हैं अमेरिका, देखिए बीजेपी केवल कहानी नहीं बनाती, बीजेपी ने सीखा ही है इजराइल अमेरिका से। तो ये जो मैं पूरे जड़ पे अटैक करता हूं, यहां के उदारवादियों की तरह नहीं कि बस ऐसे ही बीजेपी की आलोचना करते रहो, पार्लियामेंट में नहीं घुस पाए तो अरे यार तुम लोग यहां देखो, यहां हथियारबंद संघर्ष चल रहा है, भारत की जनता को उसके लिए तैयार करो, वहां वो उसमें सोल्यूशन है। ये क्या है कि पार्लियामेंट में घुसता हो, पार्लियामेंट में वो नहीं घुसने दे रहे हैं, तुम घुस रहे हो, तुम तुम पे मतलब क्या है यार, मतलब कहीं तो चीजें आगे बढ़ें, कुछ तो संघर्ष। अरे अच्छा ठीक है, हथियारबंद संघर्ष छोड़ो, मास मूवमेंट ही चलाओ, मास मूवमेंट चलाओ। तुम सोच रहे हो कि ये सब दलित नाराज हो जाएंगे, अंबेडकर का मुद्दा उठ रहा है और दलित जो है बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है जब तक आप सड़क पे नहीं उतरेंगे। उसके बाद देखिए ट्रंप ने अब ट्रंप ने अपनी राजनीति शुरू की है और उसने पनामा से कहा है कि जो पनामा कैनाल है, जो उसकी लाइफलाइन है, पनामा लैटिन अमेरिकन कंट्री, उसको उसने कहा है हैंड ओवर कर दो। अब ये सब देखिए एक कंपटीशन हो रहा है बाइडेन और ट्रंप में। बाइडेन उधर मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है कि वहां पर ऐसी स्थिति बना दो कि ट्रंप फंस जाए, क्योंकि ट्रंप वहां पीस चाह रहा है। और इधर ट्रंप क्या कर रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो कि खास महत्व नहीं रखती उन पे हमला कर रहा है, ताकि उसको ये भी वहां की जनता को लगे कि नहीं ट्रंप कमजोर नहीं है, ट्रंप देखो। ये जो नूरा कुश्ती है ट्रंप और बाइडेन के बीच, ये चल रही है और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इजराइल ने देखिए आज सीरिया की जो कोस्टल सिटी है लटकिया, जो कि काफी दूर है दमस्कस से, दमस्कस साउथ में है, लटकिया ऑलमोस्ट नॉर्थ में है, वहां और इजराइल पहले ही सीरिया की सारी फैसिलिटीज बॉम्ब कर चुका है, फिर से उसने लटकिया पे स्ट्राइक किए। और देखिए 2 रशियन बेसेस, जो हमेम और एक और, ये दोनों जो रशियन बेसेस हैं, ये
लटकिया के पास नहीं है, ये एलेप्पो इडलिब के पास है, और वहां से रशिया भी पूरे मामले को देख रहा है। और प्यूटिन के बारे में आपको बता दूं, कल जो बात आई थी, जो अमेरिकन जनरल ने खुद कही थी, मतलब रिटायर्ड जनरल ने, कि रशिया की जो ओरिश्निक मिसाइल है वो एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को 1 मिनट में ध्वस्त कर सकती है, 1 मिनट। ये बिल्कुल कोई एग्जैजरेशन नहीं है मेरी तरफ से। तो ये देखिए जो पूरी स्थिति है, इसके चलते एक जो माहौल बना है, और रशिया के बेसिस को छूने की जो इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है, वो ओरिश्निक का कमाल है। जो देखिए, इन लोगों ने सोचा था यूक्रेन को रशिया के साथ भिड़ा के हम रशिया को फंसा देंगे। अब रशिया ने एक नया हथियार ओरिश्निक अनवेल करके इनको फंसा दिया। उसके बाद देखिए जो पेगासस का मामला है, उसको लेके जो फेसबुक ने व्हाट्सएप ने जो एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल अमेरिकन, जिसने पेगासस बनाया था, फिर भारत में वो बड़ा केस हुआ था कि भारत में उसका इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर कई जर्नलिस्ट, इवन बीजेपी के लोगों का नाम आया था कि उनकी भी स्पाइंग हो रही है। फिर उसके बाद तो उस पे व्हाट्सएप ने सू किया था, मतलब ये जो जुकरबर्ग है फेसबुक वाला, इसने एनएसओ को सू किया था, और उसको अमेरिकन कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि हाँ ठीक है। तो इसका देखिए, कायदे से विपक्ष को पेगासस वाला मामला भी उठाना चाहिए। अडानी वाला मामला तो मान लीजिए, जब भी वो उठाते हैं तो वो बीजेपी वाले उसको डिरेल कर देते हैं। अब हमारे जैसा नेतृत्व आए तब तो ये कुछ कर पाए, लेकिन उसके लिए आप छोड़िए। अच्छा, अभी जो टार्टस की बात आई है, टार्टस देखिए एक इलाका है सीरिया में, और टार्टस में क्या है कि अलावाइट पॉपुलेशन है, जिस सेक्ट को जहाँ से असद आते थे, वहाँ पर सेल्फ डिफेंस यूनिट्स बन गई हैं। अब वहाँ पर जो एचटीएस की सरकार है, वो कह रही है मैंने बनवाई है अलावाइट लोगों की रक्षा के लिए, कि उन पे जो इस तरह के जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो हमला करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये जो अपने नए नाम ये जो मवाली है, क्या नाम इसका, जुलानी, ये जो अल शरा के नाम से आया है। तो अल शरा ने इसको अभी बयान दिया कि हमने वहाँ जाके देखिए सेल्फ डिफेंस यूनिट बनाई। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो टार्टस में सेल्फ डिफेंस यूनिट्स बनी है, वो रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं, उसी की। देखिए, अब रेजिस्टेंस जो है अटैक भी कर रहा है। कल उसने दमस्कस में अटैक किया, सैयदना प्रिजन को स्टॉर्म किया। उसके बाद देखिए वहां पर टार्टस से लेकर तमाम जगह वो हर तरीके से लेबनीज माउंटेन पे, जहां से वो माउंट हर्मन पे हमला करेगा इजराइल, वहां से सीधे हमला करेगा। उसी तरीके से टार्टस और तमाम जगह रेजिस्टेंस ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। उसने अपनी अलग अलग जगह ये जो सेल्फ डिफेंस यूनिट्स हैं, इनको उसने बनाया है। और ये एचटीएस कुछ कर नहीं सकता। एचटीएस क्या कर सकता है? मना तो ना कर सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं। इजराइल ने उसकी फौजी मतलब असद के चक्कर में इसको भी नाप दिया, उसके सब वो सब नष्ट हो गए। रही से ही जो कसर थी अमेरिका ने पूरी कर दी। अमेरिका यहाँ आया, उसके ऊपर से जो 10 मिलियन का अवार्ड था वो हटा दिया। तो ये प्रूव हो गया कि अमेरिका का पिट्ठू है। अब अमेरिका का पिट्ठू इतना बड़ा वो जब साबित हो गया, तो उसके बाद अब सेल्फ डिफेंस यूनिट बनाएंगे, वहां सीरिया की जनता अपनी सेना बनाएगी। इजराइल के खिलाफ आप जानते ही प्रदर्शन हो चुके हैं, जहां गोली भी चल चुकी है। तो अब ये सारी चीजें देखिए, सीरिया की सिचुएशन साफ हो रही है कि ये जो जुलानी है, इसकी कोई भूमिका नहीं होने वाली, बिल्कुल जीरो। और ये जो है केवल बातें करेगा, जो भी चीज होगी उसको कहेगा नहीं हमने किया। वहां पर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो सीरिया है, कुर्दों का जो एरिया है, वो जो रक्का और पूरा, वहां पर जो टर्किश बैक मिलिटेंट्स हैं और जो अमेरिकन बैक में वो हैं कर्डिश, उनके बीच युद्ध चल रहा है। और वहां से कोई भी इस तरह की, मतलब वो अपने आप, वहां पर कोई एचटीएस की दखल ही नहीं है। एचटीएस का रोल बस दमस्कस में, और इसका भी केवल अपने प्रेसिडेंशियल फाइल में, मतलब अपने उसके पास, ये तो कर ऑफिशियल प्रेसिडेंट भी नहीं, लेकिन एक उसके अपने दायरे में समझ लीजिए, जो उसका अपना सो कॉल्ड जो पुराना प्रेसिडेंशियल पैलेस था, उसको जो उसने अपना बना लिया है। कुछ और लोगों को अपॉइंट किया है। एक अलकायदा के मेंबर को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है, जो पहले अलकायदा का मेंबर था। वो जो बशीर है, उसको भी एक पता नहीं क्या, उसको वही कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है। और जहां तक मुझे पता है कि सारे के सारे बाथ पार्टी के लोग सरकार चला रहे हैं, वो कभी भी असद को वापस बुला लेंगे। आप देखिएगा, ये इतना बड़ा फार्स है, ये इतना बड़ा फार्स है कि इस पे जो है दुनिया एक दिन हंसेगी।
उसके बाद देखिए जो एक खबर आई है कि जो जर्मनी में कल एक आतंकवादी हमला हुआ था, एक मैंने आपको शायद बताया था, मैंने कल 3 वीडियो जारी किए, एक लाइव 2 वीडियो, उन दोनों में से बताया होगा। वहाँ पर जो एक क्रिसमस मार्केट जर्मनी का, उसके ऊपर जो रन ओवर वो ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक तालिब अल अब्दुल मोहसिन नाम का एक शख्स उसका परपिट्रेटर निकला, उसको पकड़ भी लिया गया। वो निकला मोसाद का एजेंट। वो एक ऐसा मुस्लिम निकला सऊदी अरेबिया का जो कब का इस्लाम छोड़ चुका है, और आज इजरायली चैनल्स ने खबर की कि उसने कुछ साल पहले जो हिब्रू का चैनल 11 है उसको उसने कांटेक्ट किया था और कहा था कि मैं जूस को पसंद करता हूं, और प्रॉफिट मोहम्मद को उसने इंसल्टिंग बात की थी। मतलब एक हिब्रू के चैनल 11 की एक महिला पत्रकार ने पूरा रिवील किया कि इसी आदमी ने मुझको फ़ोन किया था 3-4 साल पहले, और इसने प्रॉफिट मोहम्मद को बुरी बुरी बातें कही थी, और इसने जूस के फेवर में बात की। तो अब आप बताइए, जो पूरी कोशिश थी कि जर्मनी में जो क्रिसमस अटैक हुआ है एक गांव में, पूरा उसमें कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं, उसको एक मुस्लिम ने किया है। ये पूरा का पूरा इनका प्रोपेगेंडा फिजल आउट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये निकला एक एंटी मुस्लिम जू, और मतलब एंटी मुस्लिम प्रो जू, एक प्रो जू आदमी निकला, जिसके पूरा एक टाइमलाइन में पूरी बातें लिखी हैं कि इजराइल बहुत अच्छा है, सारी चीजें। तो आप देखिए इस तरीके से ये पूरा भंडाफोड़ हो रहा है। उसके बाद देखिए हमास ने एक और बड़ा काम किया। देखिए आज कुछ खास बात है, हमास ने फिर से अल खुलाफा और अल अलामी, ये सेंट्रल जबलिया में, यहां पर उन्होंने आईडीएफ की इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट्स पे वो हैंड ग्रेनेड्स छोड़ी जो दुश्मन से कब्जा हुई थी। अब ये कब्जा कब हुई थी? आज देखिए घटना घटी। कब्जा कब हुई थी? ये कब्जा हुई थी थर्सडे और फ्राइडे को। थर्सडे और फ्राइडे को क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया था। थर्सडे को जो घटना घटी थी, जिसमें एक हमास के फाइटर्स के एक ग्रुप ने 3 इजरायली सोल्जर्स और 1 इजरायली ऑफिसर को चाकुओं से घोंप के मारा ताकि और लोग अलर्ट ना हो, और उसको व्हाइट वेपन से मारा और उनके हथियार जब्त कर लिए थे। ये कब की बात है? थर्सडे की। आज क्या है? संडे। और आज जो है देखिए उन्होंने उसमें जो जब्त किए थे उसमें एम्यूनेशन था, आर्म्स थे, उसमें हैंड ग्रेनेड्स भी थे। उन्हीं हैंड ग्रेनेड्स को आज हमास ने यूज करके जो इजरायली सोल्जर्स को मारा है। पूरा ये जो मैंने जगह बताई और सब कुछ बताया। उसके बाद देखिए जो थर्सडे को ये जो चाकू वाली घटना हुई थी, फिर फ्राइडे को जो फिदाइन हमला हुआ था उसके भी डिटेल्स आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अकेला एक हमास का फाइटर, उसने एक आईडीएफ के सोल्जर को मारा। उसके पास एक हथियार था और उसकी पूरी बेल्ट बनी थी एक्सप्लोजिव्स की। तो उसने एक आईडीएफ सोल्जर को मारा और उस सोल्जर के साथ एक और सोल्जर था, उसको भी मारा। 2 आईडीएफ के सोल्जर्स को मारा और फिर 6 इजरायली सोल्जर्स की एक उसको पेट्रोल दिखी। वो पेट्रोल में सीधे, अच्छा हाँ नहीं सॉरी, इसके पहले वो 2 को मारने के बाद उसने आईडीएफ का यूनिफॉर्म पहना। आईडीएफ का यूनिफॉर्म उसने पहना और आईडीएफ के यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो वहां गया और वहां पर जो 6 इजरायली थे उनके बीच गया और वहां पर जाके उसने अपनी बेल्ट डेटोनेट कर दी। वो भी शहीद हो गया और 6 के 6 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। अब आप बताइए इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, इसका अमेरिका और इजराइल के पास जवाब। देखिए वही बात है ना कि आप जो भी कह लीजिए कि हमने सीरिया में ये झंडे गाड़ दिए, वो गाड़ दिए, सवाल ये है कि आप लेबनान में कुछ नहीं कर पाए हैं। लेबनान में आपको हिजबुल्ला एक चालाकी के साथ लेबनीज आर्मी से ही भिड़ाया जा रहा है। अब आप लेबनीज आर्मी से लड़िए, और लेबनीज आर्मी से लड़ेंगे तो उसी समय वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा जो लेबनीज आर्मी के साथ है, जो देश नेटो में है, फ्रांस जैसे लोग, जिनकी पहले भी मैक्रोन का झगड़ा नेतन्याहू से हो चुका है लेबनान के सवाल, वो फिर आपके विरोध में जाएंगे। तो वहां हिजबुल्ला ने फंसा ली। ईरान वापस इनिशिएटिव ले रहा है, और खमैनी साहब ने जो कहा, आज भी उन्होंने कहा, इस तरह के बयान दिए कि रेजिस्टेंस तो देखिए खड़ा हो रहा है और सीरिया में और खड़ा होगा, और उन्होंने बाकी जगह तो, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ईरान को लोग एक्यूज करते हैं कि जो उसके अपने प्रॉक्सीज के थ्रू वो युद्ध करवाता है। अब सवाल यहां पर यह है कि ईरान, जो खमैनी साहब ने कहा कि हमारे कोई प्रॉक्सी नहीं है, मदद एक अलग चीज है, हमारे कोई प्रॉक्सी नहीं है। वो हिजबुल्ला लेबनीज सिविल वॉर से निकला, हमास फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई से निकला, वहाँ की ठोस परिस्थितियों से निकले हैं,
और ये भी कहा उन्होंने खमैनी साहब ने कि अगर ईरान को किसी पे हमला करना है तो प्रॉक्सीज की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब ईरान स्ट्राइक करने वाला है, जो मैंने कल आपको बताया था। यमन ने जो कल 2-2 बार मारा, उसके बाद आज जो एक उनका ये खमैनी साहब का बयान भी आ गया, और उसके बाद उससे ये भी साफ हो गया कि अब देखिए ईरान बहुत जल्दी स्ट्राइक करने वाला है। ये देखिए आज एक ही वीडियो आएगा, और क्योंकि मुझे कहीं जाना है, उसके बाद मैं कल देखिए आपके सामने 2 वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।